हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट की सीरीज आज मॉक टेस्ट थर्ड है। इसके तहत मैं जो आपको पीजीटी टीजीटी की जो प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप उन सभी तमाम सारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में, जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं DSSB, PPSC, TRE4, GIC या एनी अनदर टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें आने की 95% चांस रहेगा। तो ये वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मॉक टेस्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों आज स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नॉट एसोसिएट विथ मेटाफिजिकल पोएट। तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन ऐसे एक पोएट है जो मेटाफिजिकल पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है हेनरी वैगन जो हैं मेटाफिजिकल पोएट कहलाते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं, एंड्रयू मार्वेल भी है। तो कौन नहीं है? तो आपका फिलिप सिडनी आपको नहीं है। फिलिप सिडनी जो है दोस्तों, ये आपका बिलोंग करते थे 1554 और 86। इन्हें एक इंग्लिश रेनेसां पीरियड की पोएट कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश रेनेसां पीरियड की पोएट कहा जाता है। और अच्छी बात क्या है ना कि इन्हें एक सोनेट के लिए, लव पोएट्री सोनेट के लिए भी जाना जाता है। ही वॉज द फाइनेस्ट पायनियर ऑफ द सोनेट फॉर्म एंड इंग्लिश लव पोएट्री। तो सोनेट में मतलब अच्छे से सोनेट लिखने के लिए, लव पोएट्री के लिए इन्हें जाना जाता है। और ये कब बिलोंग करते थे? इंग्लिश रेनेसां पीरियड के टाइम में, ठीक है। इनकी जो कुछ वर्क है दोस्तों, जैसे कि आपका पता होगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इनकी अच्छी एक वर्क है, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोजी, द डिफेंस ऑफ पोजी भी इनके द्वारा लिखी गई है। द डिफेंस ऑफ पोजी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, ये भी लिखा गया। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, ये भी लिखी गई है। तो ये सारे इनकी काफ़ी अच्छी मतलब एक पोएट रहा है, मतलब राइटिंग रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और मेटाफिजिकल पोएट के रूप में आपको पता होगा, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जैसे कि आपका पहला तो हेनरी वैगन हो ही गए, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल आपके देखने को मिले, और इनके साथ साथ अब्राहम कॉले का भी नाम आता है, याद रखेंगे सभी, मेटाफिजिकल पोएट थे। रिचर्ड क्रैसर, ठीक है, ऐसे भी इनका ये नाम आते हैं मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखते हैं। Name the poetic device used in the given line from Chaucer prologue to the Canterbury Tales, not that a monk, when his cholesterolus is like unto a fish that's waterless। दोस्तों जिस डिवाइस में लाइक और एज लगा रहेगा, लाइक और एज लगा रहेगा, दो चीज़ों के कंपेयर किया जाएगा लाइक और एज लगा के, तो उसे हमें सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली। सिमिली एक प्रकार की ऐसी मेटाफोर डिवाइस है
मेटाफर नहीं, सॉरी, लिटरेरी डिवाइस है जिसमें लाइक और एज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें मेरा एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें सारा आपकी लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेगा, आप उसे रीच करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच रॉयल डायनेस्टी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन स्पेंसर फेरी क्वीन, है ना। कौन सा डायनेस्टी है जो स्पेंसर्स के फेरी क्वीन को सेलिब्रेट किया था, उसका नाम बताइए दोस्तों। टूडर जो है, टूडर डायनेस्टी जो है, स्पेंसर्स की फेरी क्वीन को क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि फेरी क्वीन जो है लिखी गई थी किसके द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कब लिखा गया, तो 16वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। 16वीं सेंचुरी में एडमंड स्पेंसर के द्वारा फेरी क्वीन लिखी गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लॉन्ग पोम्स, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेट लॉन्ग पोम्स। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये आपका सबसे लंबी एक कविता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे। और ये डायनेस्टी जो था स्टार्टेड व्हेन हेनरी टूडर डिफीटेड रिचर्ड थर्ड। डिफीटेड मतलब रिचर्ड थर्ड को हराकर हेनरी टूडर जो है एक डायनेस्टी मतलब स्थापित करते हैं। ठीक है, किस बैटल फील्ड में, बोसवर्थ फील्ड में। बोसवर्थ एक फील्ड होता है। ठीक है, तो किसको डिफीट करते हैं, रिचर्ड थर्ड को डिफीट करता है। कौन करता है, हेनरी टूडर, डिफीटेड बाय हेनरी टूडर। यह तो समझना किस बैटल फील्ड में, बोसवर्थ फील्ड में। किस बैटल फील्ड में, बोसवर्थ का फील्ड था। और अब ये सवाल आ जाएगा कि किस वॉर का नाम क्या था, तो वॉर्स ऑफ द रोज, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो बताना है आपको कि स्पेंसरियन स्टेंजा का राइम्स क्या है। तो इनका जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ABA BB CB CC। ठीक है, ये आपका स्पेंसरियन स्टेंजा का राइम है। ठीक है, राइम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि स्पेंसरियन स्टेंजा जो है उसमें 8 आयाम्बिक पेंटामीटर होती है, 8 आयाम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, 8 आयाम्बिक पेंटामीटर आपको फॉलो किया जाता है 9 लाइन ऑफ 6 आयाम्बिक फीट। फर्स्ट 8 लाइन्स प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ फॉर्मल यूनिटी, और उसके बाद द हेक्सामीटर कंप्लीट द थॉट ऑफ द स्टेंजा। यानी 9 लाइन जो आपको, फर्स्ट 8 लाइन जो है आपका वो अफेक्ट करता है फॉर्मल यूनिटी को। उसके बाद हेक्सामीटर जो कंप्लीट जो नेक्स्ट स्टेंजा है हेक्सामीटर पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोज हुज कोट डज द वाइफ ऑफ बाथ टॉक अबाउट इन हर टेल। दोस्तों जो ये वाइफ बात है, हुज कोट, किसके कोट में वाइफ ऑफ बाथ के बारे में उसके कहानी में बताया गया, ये कोई प्रश्न है। कह रहा है हुज कोट डज द वाइफ बाथ टॉक अबाउट इन हर टेल। टेल मतलब कहानी। तो आपको पता है किंग ऑर्थर जो है उनके कोर्ट में मतलब वाइफ बात टॉक अबाउट किंग ऑर्थर के बारे में बताता है। ठीक है, किंग ऑर्थर के कोर्ट में उनके कहानी में।
इन हर टेल। ठीक है, तो वाइफ बात जो है उन 24 स्टोरी में से एक स्टोरी है। ये 24 स्टोरी जो है किसकी है, मतलब जो आपको वाइफ बात है एक कैंटरबरी टेल, द कैंटरबरी टेल का पार्ट है। कैंटरबरी कैंटरबरी जो टेल है उसका एक पार्ट है। उस पार्ट में जो है ना एक जो किंग वाइफ ऑफ बाथ जो है उसकी मतलब एक कहानी है, स्टोरी है। कैंटरबरी टेल में 24 स्टोरी है और ये जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है। जॉफ्रे चौसर, ठीक है, जॉफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें द वाइफ ऑफ बाथ जो टेल है नैरेट द स्टोरी ऑफ यंग मेडन एंड अ लस्टी नाइट के बारे में बताई गई है। ऑर्थर कोट्स जो है अ यंग लस्टी नाइट कम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल यंग मेडन वन डे। तो इस तरह से कहानी है, तो आप इसे पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी है। कैंटरबरी टेल जॉफ्री चौसर जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई स्पेंसर। अभी 4 में से कौन से ऐसे वर्क है जो स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखी गई है, बताइए। दोस्तों ये जो है इसमें आपका देखने को मिलता है द लेडी ऑफ मे। द लेडी ऑफ मे जो है आपका ये स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखी गई है। द लेडी ऑफ मे जो है आपका ये स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सर फिलिप सिडनी के द्वारा। सर फिलिप सिडनी जिसे रेनेसेंस पीरियड पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, सिडनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द लेडी ऑफ मे, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे एस्ट्रोफेल, प्रोथैल्मियन, द टीयर्स ऑफ म्यूसेज, ये सभी आपका एडमंड स्पेंसर्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। द पीजेंट्स रिवॉल्ट ऑल्सो कॉल्ड वॉट टेलर्स रिवेलियन स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो पीजेंट रिवॉल्ट था वो उसे वॉट टेलर्स रिवेलियन भी कहा जाता है। कब स्टार्ट हुई थी, बताइए कब स्टार्ट हुई थी? तो 1381 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो पीजेंट रिवॉल्ट है ना इसी को वॉट टेलर रिवेलियन भी कहा जाता था। वॉट टेलर रिवेलियन भी कहा जाता था। ये एक ऐसा पहली ग्रेट पॉपुलर रिवेलियन था इंग्लिश हिस्ट्री में। इट वॉज द फर्स्ट ग्रेट पॉपुलर रिवेलियन इन इंग्लिश हिस्ट्री। Its immediate cause was the imposition of unpopular poll tax of 1380, which brought ahead the economic discontent that had been growing since the middle of the century. तो यहाँ पर जो होगा आंसर 381 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इकोलॉग आर देयर इन स्पेन सेफर्ड्स कैलेंडर। सेफर्ड्स कैलेंडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेफर्ड्स कैलेंडर जो है ना इसमें कितने इकोलॉग हैं? 12 है। और ये 12 जो है किससे को रिप्रेजेंट करते थे? मंथ्स को। किसको रिप्रेजेंट करते थे? मंथ्स को। दोस्तों सेफर्ड कैलेंडर जो है ना एक सीरीज है पोम का जिसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा, इट इज़ द सीरीज, सेफर्ड कैलेंडर इज द सीरीज ऑफ पोम्स डेट वाज रिटेन बाय एडमंड स्पेंसर। तो ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, एडमंड स्पेंसर के द्वारा ये लिखी गई है और पब्लिश्ड करवाई गई थी 1579 को ये पब्लिश्ड करवाई गई है। ये भी एक रेनेसेंस पीरियड लिटरेचर का बहुत ही मतलब कह सकते हैं, इट इज द कंसिडर्ड द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रेनासा इन लिटरेचर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको मीटर्स, आर्केइक वोकैबुलरी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर, मतलब ये ध्यान रखो कि शेफर्ड्स कैलेंडर इज़ द सीरीज ऑफ एडवर्ड स्पेंसर्स पोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। एट फ्रंट्स वॉज द रैलिंग cry during the Renaissance. What does this phrase mean? कह रहा है at fronts was the rallying cry during the Renaissance. Renaissance का मतलब होता है पूर्ण जागरण, इसका मतलब बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। बैक टू द सोर्स, ठीक है। बैक एट फ्रंट्स का फ्रेज का मतलब बताना है आपको, एट फॉन्ट्स का मतलब बताना है, तो क्या हो जाएगा बैक टू द सोर्स। बैक टू द सोर्स इज योर करेक्ट आंसर, बैक टू द सोर्स, ठीक है। एक लैटिन फ्रेज बैक टू द मीनिंग ऑफ दिस लैटिन फ्रेज, ये लैटिन फ्रेज है। एट फॉन्ट्स जो है ना एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है आपका बैक टू द सोर्स। एड का मतलब होता है एडी, एड, एड का मतलब होता है टू, एंड फॉन्टेस का मतलब होता है फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड, ठीक है। द आइडिया वॉज बोरोड फ्रॉम रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म, ये आइडिया कहाँ से है, रेनेसेंस ह्यूमैनिज्म से, ठीक है। विच इनकरेज्ड पीपल टू स्टडी क्लासिक ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर अगेन। तो यहाँ अब क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए रेनेसेंस से भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं करना, स्किप मत करना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, रेनेसेंस, रेनेसेंस इज अ वर्ड विच मीन्स, रेनेसेंस एक ऐसी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक फ्रेंच वर्ड है, रेनेसेंस फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ, पूर्ण जागरण, रीबर्थ जो है पूर्ण जागरण, ठीक है। तो इसको अप्लाइड किया गया था रीडिस्कवरी एंड रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द आर्ट, ठीक है। तो जैसे कि मतलब आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेरी कल्चर हो गया, ये सभी बिखर चुके थे, तो फिर से उसको व्यवस्थित करने के लिए फिर से इसको एक मुहिम चलाया गया था, है ना। लगभग कह सकते हैं कि प्लेस इटली फ्रॉम 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन द नॉर्दर्न यूरोपियन, मतलब 14 to 15 सेंचुरी में स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्रेंच है जिसका मतलब होता है रिबर्थ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच गेम डज बेलिंडा प्ले इन द हैम्पटन कोर्ट, है ना। गेम का नाम बताना है जो बेलिंडा प्ले करती है हैम्पटन कोर्ट में, ठीक है। तो योर आंसर इज ऑम्बर, योर आंसर इज द ऑम्बर। दोस्तों बेलिंडा हीरोइन रहती है, बेलिंडा इज अ हीरोइन, बेलिंडा इज अ हीरोइन, ठीक है। और किस प्ले का, हीरोइन ऑफ द प्ले रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मूविंग रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप मुझे बताएंगे। रेप ऑफ द लॉक जो है काफ़ी फेमस है, किसके द्वारा लिखा गया है ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है, अब आपको ये भी बताने कि ओम्बर जो है ना किस टाइप का खेल होता है, ओम्बर, ठीक है। आप खेले हैं क्या, अगर खेले हैं तो मुझे आप बताएंगे कि किस टाइप का खेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, सैमुअल बटलर्स फेमस सटायर इज नोन एज, सैमुअल बटलर जो एक फेमस सटायर थे वो जाने जाते इज नोन एज, किस लिए जाने जाते हैं,
तो ये जाने जाते हैं ह्यूडिब्रास के लिए। ह्यूडिब्रास जो है एक मतलब कैसे इज नोन एज सैमुअल बटलर्स फेमस सटायर था। सैमुअल सटायर्स की लिखी हुई बहुत फेमस ह्यूडिब्रास एक सटायर है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि ह्यूडिब्रास जो है दोस्तों, इट इज अ मॉक इंग्लिश मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम, ठीक है। इट इज़ ए इंग्लिश मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम, ठीक है। और ये जो है इट इज स्केचिंग सटायर ऑफ प्यूरिथनिज्म एंड पार्लियामेंटेरियन काउज फ्रॉम रॉयलिस्टिक परस्पेक्टिव। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड, इसको पब्लिश करवाया गया था 1663। दैट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1663। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन लाइन फ्रॉम एंड्रू मार्वेल्स पोम टू हिज कोय मिस्ट्रेस एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज। तो आपको बताना है टू हिज कोय मिस्ट्रेस एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज, आंसर बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कह रहा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है एंड्रू मार्वेल के पोएम टू हिज कोय मिस्ट्रेस। तो एजोनेंस होता क्या है? एजोनेंस जो होता है जिसमें वॉवेल साउंड रिपीट हो रहे हैं, जिसमें वॉवेल साउंड जो है रिपीट होते हैं उसे एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो रिपीटेड ऑफ वॉवेल साउंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सारा मैंने पोएटिक डिवाइसेस आपको अपने चैनल पर करा रखा है। रिपीटेशन क्या होता है, एजोनेंस क्या होता है, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एंजायमेंट क्या होता है, टोटली आप जाके क्या करोगे, देखोगे सारे मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉन मिल्टन्स हेवनली म्यूज, ठीक है ना। जॉन मिल्टन्स, नेम ऑफ द जॉन मिल्टन्स हेवनली म्यूज। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यूरेनिया, यस करेक्ट, यूरेनिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज इज द यूरेनिया। यूरेनिया का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है हेवनली, ठीक है, हेवनली, ठीक है। इन ग्रीक रिलीजन इज वन ऑफ द 9 म्यूज पैट्रन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप अच्छा सोच रहे हैं, यूरेनिया, ठीक है। व्हाट इज द नेम जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज, तो यहाँ पर यूरेनिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउ ऑन द स्क्रीन। व्हाट फॉर्म इज मिल्टन्स एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है किस वर्स में लिखा गया है? तो दोस्तों ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किस में? ब्लैंक वर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट ये बहुत ही मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड किया गया है। अनराइम्ड ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड वर्स होता है, अनराइम्ड, जिसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, अनराइम्ड स्कीम होता है, अनराइम्ड वर्स होता है, ठीक है। इन आयम्बिक पेंटामीटर्स, ठीक है। और किस में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर, एम आई राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके इसके अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ड्रैडन इज रिप्रेजेंटेड बाय निएंडर, ठीक है। तो निएंडर का मतलब पूछा है। व्हाट डज मीन निएंडर? निएंडर का मतलब बताओ। तो दोस्तों निएंडर का मतलब जो होता है ना, न्यू मैन होता है। निएंडर का मतलब होता है न्यू
मैन होता है, न्यू मैन, ठीक है। तो ड्रामेटिक पोएजी एक जो वर्क है, ड्रामेटिक पोएजी जो है एक वर्क है, किसके द्वारा लिखी गई? जॉन ड्रैडन के द्वारा। मतलब जॉन ड्रैडन एक इंग्लैंड के फर्स्ट ऐसे पोएट थे, पोएट लॉरेट थे, इन विच ड्रैडन टू जस्टिफाई ड्रामा एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोएट्री comparable to the epic, as well as defend English drama against that the ancient and the French। तो इस तरह से निएंडर का मतलब पूछ रहा था, न्यू मैन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और विच मीटर डज द ब्लैंक वर्स यूज? कौन सा मीटर अभी आप देखे हैं? तो ब्लैंक वर्स में आयाम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? आयाम्बिक पेंटामीटर। अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स में आपका आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आयाम्बिक पेंटामीटर होता क्या? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। 5 स्ट्रेट आयाम्बिक वर्स होता है, 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्स होता है, आयाम्बिक वर्स होता है, ठीक है। विच आर अनराइम्ड। आयाम्बिक पेंटामीटर जो होता है मोस्ट कॉमन इंग्लिश मीटर इन लाइन ऑफ 10 सिलेबल, इसमें एंड या 5 आयाम्बिक फिट होता है। इसमें सिलेबल की अगर बात करें तो 10 सिलेबल्स आपको देखने को मिलेगा, और या 5 आयाम्बिक फिट देखने को मिलेगा। आयाम्बिक फिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईच आयाम्बिक फुट इज कंपोज्ड ऑफ एन अनस्ट्रेट सिलेबल, और हर एक जो फुट है, मतलब सिंगुलर को फुट कहेंगे, प्लूरल को फिट कहेंगे, इज कंपोज्ड ऑफ एन अनस्ट्रेट सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेट सिलेबल। तो मतलब जो हर एक फुट जो है किस अनस्ट्रेट सिलेबल को किसको से फॉलो किया जाता है? स्ट्रेट सिलेबल से फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आयाम्बिक। इस पर भी मैंने एक आपका फुट फिट क्या होता है मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हु ऑथर्ड द एसे ऑन मैन एपिस्टल आई, ठीक है, एपिस्टल आई। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप जो है इस पोएम को एन एसे ऑन मैन जो है एपिस्टल आई, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई थी, और कब लिखी गई थी? 1733-34 में लिखी गई, ठीक है। इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन। किसको डेडिकेटेड है? हेनरी सेंट जॉन को ये डेडिकेट करता है, ठीक है। फर्स्ट विस्कंट वेलिंगब्रोक पोप एन एसे ऑन मैन इज ए rationalistic effort to justify the way of God to man philosophically. It is divided into 4 epistle. इसको कितने एपिस्टल में डिवाइड किया गया? 4 एपिस्टल, 4 एपिस्टल में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे। तो अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई द एसे ऑन मैन एपिस्टल फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who quoted about John Milton? Milton was on the devil's party without knowing it. आपको बताना है किसने कोट किया है? तो विलियम ब्लेक ने कोट किया है। विलियम ब्लेक कोटेड अबाउट जॉन मिल्टन epic poem The Paradise Lost. पैराडाइज लॉस्ट के लिए एक कोट किया था, ठीक है। और मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ बेलिंडाज मेड इन द मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक। बहुत इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो बेलिंडा एक हीरोइन रहती है किस प्ले का? द रेप ऑफ द लॉक, ओके। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पूछा बेलिंडा का मेड का नाम है ना, तो उसका मेड का जो नाम होता है वो आपका बेटी होता है, बेटी, ठीक है। द रेप ऑफ द लॉक में जो प्ले है ना वो पढ़ा रखा है मैंने, अब देखेंगे आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ रेप ऑफ द लॉक मैंने पढ़ा। बेलिंडा जो है एक मॉक एपिक द रेप ऑफ लॉक की, ठीक है,
हीरोइन रहती है, बेटी जो है सिबलिप्स डैड, सिबलिप्स मतलब बेटी जो है उस इस इपिक का एक मेड रहती है, और इसका मानना है डैट शी डज अ वेरी गुड जॉब गेटिंग हर रेडी, बट द सेल्फ्स टू द हैवी लिफ्टिंग। तो इस तरीके से आपका द रेप ऑफ लॉक इज अ मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम। आपको मैंने पूछा था, कमेंट करके बताना था कि द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया था। द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और शेयरिंग मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप अपना ख्याल रखें, बाय, जय हिंद दोस्तों।